प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष में कुछ अद्भुत विषय है या शाखा है जिनके बारे में सदैव ही आकर्षण रहा है। उसमें से एक है मेदनी ज्योतिष, यानी कि आने वाले समय का हमारे भारतवर्ष पर क्या प्रभाव हो सकता है, ये जानने की विधि है मेदनी ज्योतिष। और इस मेदनीय ज्योतिष में दो संक्रमण यानी कि दो कुंडलियां सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक है हिंदू नव वर्ष की कुंडली और दूसरी है मकर संक्रमण की कुंडली। यानी कि सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय की जो कुंडली होती है उसे ही मकर संक्रमण कुंडली कहा जाता है। तो ये दोनों कुंडलियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दो कुंडलियों से हम जान सकते हैं कि भारतवर्ष में आने वाले समय पर क्या घटनाएं घटित हो सकती है, वो भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजकीय रूप से क्या प्रभाव रह सकता है, क्या घटनाएं घटित हो सकती है, ये हम इन दो कुंडलियों से अवश्य ही जान सकते हैं। इसलिए मकर संक्रमण कुंडली को बहुत ही ज्यादा महत्व। हालांकि मकर संक्रमण कुंडली से हम आगे के जो 4 मंथ्स होते हैं, यानी कि जान, फेब, मार्च और अप्रैल, इनके बारे में जान सकते हैं। यानी कि इन इस समय में आखिर समय के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, ये हम मकर संक्रमण की कुंडली से जान सकते हैं। तो इसलिए, और यही आज का हमारा विषय है, मकर संक्रमण और भारतवर्ष पर उसका प्रभाव आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजकीय तौर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये जानने की विधि है। तो चलिए आज हम देखते हैं, इस विषय को समझते हैं। पहले तो हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, किस टॉपिक पर हम इस विषय को डिस्कस करेंगे और क्या इम्पैक्ट रह सकता है। और दूसरा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि कुंडली के माध्यम से हम इसे अवश्य ही देखेंगे, क्योंकि किसी विषय को अनुभव के स्तर पर जानना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि अनुभव के बिना उस विषय की समझ कम ही रहे। इसलिए आज को विषय को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रमुख विषय है हमारा मकर संक्रांति चार्ट और उसका इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट किस तरीके से, यानी कि इम्पैक्ट यानी कि स्वरूप क्या हो सकता है। देखिए किस प्रकार से जान, यहाँ पर प्रमुख पॉइंट्स को या टॉपिक को देखिए आप। पहले है फाइनेंस, सेकंड है पॉलिटिकल इम्पैक्ट, फिर आर्ट और मनोरंजन क्षेत्र यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चौथा है स्पोर्ट्स और उसके बाद जुपिटर इन द 8th हाउस एंड फ्रेंड्स। तो ये सब हम जानेंगे इस कुंडली के माध्यम से। ये है मकर संक्रमण की इस साल की कुंडली 2023 की। तो इसे भी हम देखेंगे और इस कुंडली के माध्यम से ही हम सभी टॉपिक को जानेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है फाइनेंस। किसी भी देश के लिए या किसी भी देश में फाइनेंस यानी कि इकोनॉमी, आर्थिक जो घटनाएं होती है या आर्थिक इम्पैक्ट होता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जो कॉमन मैन होता है, इसके ऊपर ये चीज ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं इस कुंडली में और देश में भी। तो इसलिए हम फाइनेंस को देखेंगे। फाइनेंस का इम्पैक्ट आने वाले 4 मंथ्स में क्या हो सकता है और किस प्रकार से आर्थिक घटनाएं घटित हो सकती है, तो ये सब जानेंगे हम इस कुंडली के माध्यम से। तो देखिए फाइनेंस, तो देखिए पहले हम देखेंगे शेयर मार्केट प्राइसिंग, बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, फ्रॉड या लॉसेस ऑफ पीपल्स मनी क्या हो सकता है, किस प्रकार से। तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे और इस कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, ये है मकर संक्रांति कुंडली। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब भी आप किसी कुंडली को देखें या किसी कुंडली में आप दृष्टिपात करें, तब आपको क्या नजर, यानी कि प्रथम दर्शनी, यानी कि फर्स्ट ग्लांस या पहली नजर। तो जैसे आप दृष्टिपात करते हैं, तो कुंडली में आपको प्रमुख रूप से क्या नजर आता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो यहां पर देखिए, तो वो भी आपको नोट डाउन अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, यहां पर प्रमुख रूप से 2 या 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है।
गुरु का अष्टम भाव में होना, मंगल का दशम भाव में विराजमान होना और लग्नेश सूर्य का षष्ठ भाव में शनि के साथ होना, यानी कि सन सैटर्न कंजंक्शन, ये तीनों घटनाएं या तीनों जो पॉइंट्स है, यानी कि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है, ये ज्यादा महत्व। और दूसरा उसके बाद है राहु का नवम भाव में विराजमान होना। तो आखिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यही हम जानेंगे आज के विषय में। हालांकि पूरी कुंडली को हम देखेंगे एक 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 टॉपिक को के माध्यम से, यानी कि जो टॉपिक्स है। तो प्रथमतया देखिए फाइनेंस। तो आप यहां पर देखिए फाइनेंस, प्रथमतया हम देखेंगे शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट को किस प्रकार से देखना है, उससे पहले हम एक चीज को हम याद रखेंगे, यानी कि एक फ्लो को हम समझ सकते हैं। आखिर इस 4 मंथ का फ्लो क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी कुंडली में होती है वो है लग्नेश। तो लग्नेश यहां पर सिंह राशि उदित है, तो इसलिए लग्नेश रवि षष्ठ भाव में शनि के साथ विराजमान, यानी कि सन सैटर्न का कंजंक्शन लग्न के साथ। लग्न षष्ठ भाव में विराजमान है, वो भी सन सैटर्न कंजंक्शन में। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में संघर्ष छुपा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं तो इस 4 मंथ के दौरान संघर्ष रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा। शायद सोसाइटी में हेल्थ की प्रॉब्लम्स रह सकती है और बहुत सारी भी चीजें रहेगी। पॉलिटिकल नकारात्मक इंपैक्ट अवश्य ही रहेगा। किस प्रकार से रहेगा आगे हम अवश्य ही देखेंगे, लेकिन ये एक ट्रैक को सेट कर और ये ट्रैक को इंडिकेट भी करता है कि आगे का समय या आने वाले समय में क्या छुपा हो। तो संघर्ष अवश्य ही। तो ये हो गई पहली बात। तो अब हम शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इस बारे में हमें देखना चाहिए। देखिए शेयर मार्केट को हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस हो और वीनस और जुपिटर को भी हमें कंसिडर करना चाहिए, मरकरी को भी। अब बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फिफ्थ हाउस ज्यादा मायने रखता है और ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। तो ऑलरेडी एक चीज को आप याद रखिए, जुपिटर का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं तो शेयर मार्केट के लिए एक निगेटिव साइन है, क्योंकि जुपिटर एक वेल्थ का भी कारक है। तो ये कहीं ना कहीं तो नकारात्मक इंडिकेशन है। दूसरा, फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर अष्टम भाव में विराजमान है, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि फिफ्थ लॉर्ड इज इन द 8th हाउस। तो ये देखा जाए तो मेदनीय ज्योतिष के हिसाब से ये नकारात्मक है। तो इसलिए ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं तो शेयर मार्केट के लिए आने वाला समय है, जो 4 मंथ का समय है, वो कहीं ना कहीं तो डाउनवर्ड इंडिकेशन है, यानी कि कहीं ना कहीं तो नकारात्मक फ्लो अवश्य ही रहेगा। मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा रहेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट्स ज्यादा रहेंगी, मार्केट वोलाटाइल रहेगा। और दूसरा कि बहुत सारे लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में गवा सकते हैं, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप अवश्य ही नोट डाउन कीजिए। देखिए और दूसरी पॉइंट देखिए, सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड मर्क्यूरी, वो भी फिफ्थ हाउस में विराजमान है। ये ठीक है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है, ये मत भूलिए। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होना ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं तो मार्केट की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल रही, या वक्री, यानी कि जिसका रूप स्थिर नहीं रहता। तो इसलिए ये जो मार्केट है वो स्थिर नहीं रहे। और दूसरा, फिफ्थ लॉर्ड अष्टम भाव में है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो आने वाला समय मार्केट के लिए, यानी कि शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। और जुपिटर अष्टम भाव में विराजमान होना ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो लोग ज्यादा तौर पर, यानी कि लमसम ज्यादा तौर पर अपना पैसा शेयर मार्केट में गवा सकते हैं, नकारात्मक तरीके से, यानी कि नकारात्मक सोच के कारण या फिर ग्रीड के कारण। क्यों ग्रीड के कारण? क्योंकि लग्नेश षष्ठ भाव में है,
ये ग्रीड को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं तो सोसाइटी में एक ग्रीड अवश्य ही निर्माण होगा, और जिस ग्रीड के कारण शेयर मार्केट में भी एक आपको एक ग्रीडीनेस दिखाई देगा, और उसी के कारण बहुत सारे लोग अपना पैसा इस समय में शेयर मार्केट गवा सकते हैं, ये और खो भी सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है शेयर मार्केट के लिए। तो इसी की वजह से और इसी के कारण आने वाले समय में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना रिस्की हो सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर मार्केट रिस्की हो सकता है, इस कारण ध्यान से उसे ट्रेडिंग अवश्य ही करनी चाहिए। तो ये हो गया शेयर मार्केट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, ये शेयर मार्केट सबसे महत्वपूर्ण था, आगे भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्राइसिंग फैक्टर, देखिए प्राइसिंग फैक्टर और बैंकिंग, ये दो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्राइसिंग और बैंकिंग। तो अगर आप एक चीज को नोट डाउन कीजिए यहाँ पर, कि देखिए मैंने पहले भी कहा कि कुंडली को प्रथम दर्शन आप जब भी देखते हैं, तो ये आपको क्या नजर आता है? मुझे यहाँ पर जुपिटर नजर आ रहा है अष्टम भाव में। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो प्राइसिंग भी इस दौरान, आने वाले 4 मंथ के दौरान कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होने वाली है। बैंकिंग सेक्टर में भी गड़बड़, क्योंकि देखिए जुपिटर अष्टम भाव में जो हमारे डेली जीवन शैली में जो वस्तुएं होती है, यानी कि जीवन आवश्यक वस्तुएं, उनकी प्राइसिंग अवश्य ही बढ़नी है। क्योंकि देखिए जुपिटर वेल्थ का कार, और अष्टम भाव में जुपिटर वेल्थ ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो वेल्थ है वो कहीं ना कहीं तो वेस्ट होने, तो प्राइसिंग बढ़ेगी, और वो खास तौर पर जीवन आवश्यक वस्तुएं की, जो कि हमें दैनंदिन जीवनी में आवश्यक है, उसकी प्राइसिंग अवश्य ही बढ़ेगी। दूसरा दूसरा ये है कि सोना चांदी, या जैसे इनके इस जो जैसे सोना हो या चांदी, इनके भाव कहीं ना कहीं तो बढ़ते और कम होते नजर आए, थोड़े से कम होते भी नजर आए इस दौर। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, तो बैंकिंग के लिए हम जुपिटर को प्रमुख रूप से देखते हैं, क्योंकि जुपिटर बैंकिंग का भी कारक, और सेकंड हाउस 11th हाउस इन चीजों को भी देखना पड़ता है, शुक्र को भी देख। और जो भी पॉइंट हम देखते हैं, तब आप हमेशा ये याद रखें कि लग्न षष्ठ भाव में होना कहीं ना कहीं तो सोसाइटी में ग्रीडीनेस को इंडिकेट करता है, इस कारण कहीं ना कहीं तो संघर्ष को भी दिखाता है। तो ये प्राइसिंग के मामले में भी संघर्ष नहीं है। तो बैंकिंग को अगर देखा जाए, तो देखिए जो सेकंड लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड है 5th हाउस में, ठीक है, इट्स ओके। बट गुरु का, यानी कि जुपिटर का अष्टम भाव में विराजमान, हाँ, कहीं ना कहीं तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि तो इसका इंडिकेशन क्या है? इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी, या कुछ बैंकिंग सेक्टर में इस प्रकार से डिसीजन होंगे जो सामाजिक तौर पर उतने बढ़िया नहीं हो। शायद जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ सकता है, और जिस कारण लोगों के डायरेक्टली लोगों पे इम्पैक्ट हो सकता है, उनके मनी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। और कहीं ना कहीं तो जीडीपी वगैरह ये जो मैटर्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत चर्चाएं न्यूज में रहेगी, चाहे कोई भी चीज हो। तो बैंकिंग सेक्टर भी न्यूज में रहेगा, बैंकिंग सेक्टर की भी डिसीजंस न्यूज में अवश्य ही रहेगी, और बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अवश्य ही इस दौरान अवश्य ही हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। देखिए एम्प्लॉयमेंट रिसेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन। तो यहां पर देखिए मंगल का दशम भाव में विराजमान, मंगल का दशम भाव में विराजमान होना ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, वो भी 9th लॉर्ड है। ओके, 9th लॉर्ड 10th हाउस में मंगल, इट्स गुड।
बट जुपिटर अगेन अष्टम भाव में है और लग्न षष्ठ भाव में है। तो और सूर्य शनि का एक साथ होना, शनि शुक्र का एक साथ होना इट्स गुड, क्योंकि शनि शुक्र एक साथ होने एक एम्प्लॉयमेंट के लिए ठीक ठाक है, अच्छे है। लेकिन जुपिटर का अष्टम भाव में होना ये थोड़ा नकारात्मक अवश्य। तो टोटली अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रहेगा, बहुत सारा नकारात्मक नहीं रह सकता। लेकिन ट्रेडिशनल सेक्टर के लिए ये थोड़ा नकारात्मक अवश्य ही रहेगा। लेकिन आईटी सेक्टर के लिए ये पूरा सिनेरियो अच्छा रह सकता, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी रिसेशन महसूस अवश्य ही होगा, क्योंकि लग्नेश षष्ठ भाव में विराजमान है शनि के साथ, और दूसरा जुपिटर का अष्टम भाव में विराजमान, कहीं ना कहीं तो रिसेशन का थोड़ा फार इम्पैक्ट तो रहेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उतना स्पीड नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं रहेगा। आईटी सेक्टर ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि मंगल का दशम भाव में वो भी राहु का डिस्पोजिटर है, इसलिए आईटी सेक्टर में अवश्य ही उतना नकारात्मक रिसेशन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी रिसेशन का अवश्य ही इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं तो इस दौरान अवश्य ही देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल सेक्टर्स में। शायद कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकाल सकती है लमसम अमाउंट, क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव में है और लग्नेश षष्ठ भाव में शनि सूर्य कंजंक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो अचानक से लोगों को निकाल देना, ये चीज आपको इस दौरान महसूस रहेगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि मंगल दशम भाव में। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, फ्रॉड एंड लॉसेस ऑफ पीपल्स मनी। पीपल मनी, वाई, इसका मतलब क्या है और ये क्यों? देखिए, फ्रॉड क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव में विराजमान है और सूर्य और शनि का एक साथ षष्ठम भाव, सूर्य शनि शुक्र का अष्टम भाव में विराजमान, और जो चंद्रमा है उसका जो डिस्पोजिटर है मरकरी, उसका भी रेट्रोग्रेड। ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो एक ग्रिडीनेस को इंडिकेट करती है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सोच, उसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ अवश्य ही दिखेगा। तो इसलिए फ्रॉड, क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव में है, वो भी मीन राशि में है, और दूसरा ये बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं तो या फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इंडिकेट करता है ओवरऑल। ऐसे ही नहीं कि बैंकिंग सेक्टर में ही, बट कहीं ना कहीं तो जैसे चिट फंड्स हो या फाइनेंशियल फ्रॉड हो, यानी कि एक लग्न षष्ठ भाव में है सैटर्न सन कंजंक्शन में, तो ये इंडिकेट करता है कि लोगों में एक ग्रीडीनेस होगा, फाइनेंशियल ग्रीडीनेस, यानी कि पैसा डबल हो जाना या किसी को पैसे देना शेयर मार्केट के लिए कि भाई मैं इसे डबल करके दूंगा। ये जो ग्रीडीनेस है ये सोसाइटी में दिखेगा, और शायद बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाएंगे, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना के, और फिर वही फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें पिछले साल भी महाराष्ट्र में हुई, शेयर मार्केट के माध्यम से की, जैसे 500 करोड़ का फ्रॉड यहाँ पर हो चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों की ग्रीडीनेस, और यही चीज यहाँ पर भी इंडिकेट हो रही है कि लोग कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे मिलने के सोच के कारण ही तकलीफ में आएंगे, और फाइनेंशियल फ्रॉड हमें ओवरऑल देखने को मिलेगी इस 4 मंथ के दौरान। या फिर कहीं ना कहीं तो लोग ऐसे प्रकार के माध्यम में आएंगे। तो इसलिए इस 4 मंथ के दौरान पैसे को संभाल के रखिए, ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। जो ठीक है वो ठीक है, ठीक चल रहा है, लेकिन ग्रीडीनेस को अगर कहीं ना कहीं तो ग्रीडीनेस हो गए तो वो दिक्कत कर सकता है लोगों को। तो इसलिए ज्यादा रिस्क ना लेकर जो चल रहा है वही चलने दीजिए, तो यही बेहतर रहेगा इस 4 मंथ के दौरान फाइनेंशियल। तो ये इंडिकेट कर रहा है, इसलिए लॉस, मनी लॉस हो सकता है लमसम अमाउंट में, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक साथ पैसा किसी फ्रॉड में लॉस, ये चीज हमें इस मंथ के दौरान अवश्य ही हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि
पिछले बार मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है, घटनाएं ऐसी देखी है कि जहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड इस प्रकार से होते आ रहे हैं। इसलिए लोगों को ग्रीडी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पैसे के पीछे भागना ये भी नकारात्मक परिणाम दे सकता है लोगों को। और खास तौर से शेयर मार्केट से और चिट फंड के प्रोग्राम से बचना या स्कीम से बचना। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल, यानी कि हमारे भारतवर्ष में पॉलिटिकल इंपैक्ट इस 4 मंथ के दौरान क्या हो सकता है। तो देखिए, चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इसे दो भाग में देखेंगे, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकती है। तो इसे किस प्रकार से देखना चाहिए, तो प्रमुखतया हम इसके लिए सूर्य को देखते हैं और लग्नेश को प्रमुख तौर पर देखते हैं, और ये जो 10th 4th एक्सिस है ये भी देखते हैं, क्योंकि दशम भाव रूलिंग पार्टी है और 4th हाउस अपोजिट पार्टी है, अपोजिशन भी है। यानी कि 4th लॉर्ड 10th हाउस में ये कहीं ना कहीं तो इंडिकेट कर रहा है कि पॉलिटिकली जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग होता दिखाई देगा, लेकिन उतना नहीं, सेंट्रल में नहीं, किसी किसी स्टेट में ये आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज, लग्नेश सूर्य का षष्ठम भाव में, सूर्य का ये सबसे महत्वपूर्ण है, और सैटर्न सन कंजंक्शन, ये कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल लोगों में एक चर्चाएं नकारात्मक हो सकती है, या पॉलिटिकल लोगों को इमेज की प्रॉब्लम्स अवश्य ही हो सकती है। और दूसरा, पॉलिटिक्स में किसी न किसी स्टेट में गड़ किसी न किसी स्टेट जो चाहे वो गवर्नमेंट हो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती दिखाई देगी। अपोजिशन पार्टियां थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उतना ज्यादा गड़बड़ यहाँ पर इंडिकेट नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन स्टेट में स्टेट की गवर्नमेंट में आपको उतार चढ़ाव अवश्य ही इस दौरान देखने को मिलेंगे। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर एक जो नकारात्मक चर्चाएं है इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आए, एक दूसरे की इमेज खराब करना, लेकिन ये तो चलता ही है पॉलिटिक्स में, ये कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन इस 4 मंथ के दौरान कुछ विशेष, इस दौरान पॉलिटिकल तो कुछ इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट वाइज, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ तो अवश्य ही विशेष तौर पर हमें देखने को मिलेगा। कुछ स्टेट में अपोजिशन पार्टियां स्ट्रांग होती नजर आएंगी, या कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट में गड़बड़ होती नजर आएंगी। और दूसरा, ये इंडिकेशन स्पेशल है कि आने वाले 4 मंथ के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादातर रिशफल हो सकता है, यानी कि जो मंत्री होते हैं, यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें शायद बदला जा सकता है, उनके जो पोर्टफोलियो जो है उनके, वो चेंज किए जा सकते हैं ज्यादातर पर, और कुछ बड़े मिनिस्टर को निकाला भी जा सकता है। तो ये भी विषय चर्चा में रहे। दूसरा है फॉरेन पॉलिसीज। देखिए, फॉरेन पॉलिसीज में हम बहुत स्ट्रांग बनेंगे इस 4 मंथ के दौरान, क्योंकि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास ज्यादा अवश्य आएगी, क्योंकि 12th लॉर्ड इज इन द सेकेंड हाउस, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। दूसरा, मंगल का दशम भाव में विराजमान होना फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है इस 4 मंथ के दौरान। कहीं ना कहीं तो मिलिट्री ऑपरेशन स्ट्रांग हो गए, लेकिन केतु का 3rd हाउस में विराजमान ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर पर हमेशा टेंशन बनी रही। चाइना कहीं ना कहीं तो हमारे खिलाफ अवश्य ही कुछ ना कुछ तो बॉर्डर पे करता ही रहेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो फॉरेन फॉरेन पॉलिसीज में हम बेहतर स्ट्रांग होते अवश्य ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन क्षेत्र। देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो शुक्र का सूर्य और शनि के साथ होना, और पंचमेश जुपिटर का
अष्टम भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं तो ये एंटरटेनमेंट मनोरंजन इंडस्ट्री के लिए तो उतना बेहतर नहीं। तो बॉलीवुड मुझे नहीं बॉलीवुड इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं तो फ्लॉप होती अवश्य ही दिखाई देगी या उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। हालांकि बॉलीवुड बॉलीवुड माहिर है अपने पैसे निकालने में, लेकिन फिर भी वो जो इम्पैक्ट मूवी का होना चाहिए वो नहीं रहेगा। और बॉलीवुड नकारात्मक चीजों के लिए अवश्य ही चर्चा में इस दौरान रहेगा। दूसरा, शुक्र का षष्ठम भाव में होना सूर्य और शनि के साथ, ये भी कहीं ना कहीं तो आर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो महिलाएं या बड़े महिलाएं जो एक कलाकार क्षेत्र में है, उनके लिए भी ये नकारात्मक है। तो शायद उनके हेल्थ के बारे में हमें न्यूज अवश्य ही सुनने को इस दौरान मिलेगी। तो ये हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये 4 मंथ उतनी बढ़िया नहीं है, चर्चा में रहेगी लेकिन नकारात्मक तौर। और बड़ी फिल्में जो है वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर देखा जाए तो स्पोर्ट स्पोर्ट के लिए ये समय बेहतरीन है। आगे वाला अगर देखा जाए तो जैसे ही मकर संक्रांति के बाद आने वाले 4 समय, और जैसे ही मकर संक्रांति थी उसके बाद भी हमारे जो खिलाड़ी है वो अच्छी तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आने वाला समय 4 मंथ हमारे लिए स्पोर्ट के लिए अवश्य ही बेहतर है, क्योंकि दशम भाव में मंगल का विराजमान होना ये स्पोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। और थर्ड लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो हम स्पोर्ट में अच्छा ही करें। तो स्पोर्ट के लिए जो भी कॉम्पिटिशंस होंगे या जो भी टूर्नामेंट होंगे उसमें हमारा परफॉर्मेंस, हमारे देश के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। क्रिकेट में भी अच्छा है और और भी जो स्पोर्ट्स है उसमें भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि दशम भाव में मंगल का होना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मेदनीय ज्योतिष और किसी व्यक्ति की कुंडली को देखना ये अलग विषय है। मेदनीय ज्योतिष में कारक तत्वों को और ग्रहों की प्लेसमेंट को बहुत महत्व, और लग्न कुंडली को ज्यादा महत्व है मेदनीय ज्योतिष। तो इसलिए मंगल दशम भाव में ये इंडिकेट करता है कि स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस अवश्य ही रहे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जुपिटर इन द 8th हाउस एंड थ्रेड्स। ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये चीज इस मकर संक्रांति की कुंडली में बोल्ड पॉइंट है, क्योंकि जुपिटर का अष्टम भाव में है। हालांकि बहुत सारी जो पॉइंट्स है वो हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थ्रेड्स को देखें। देखिए, क्षमा चाहता हूँ, नेचुरल डिजास्टर और वेदर की सिचुएशन, स्पिरिचुअल प्लेसेस, या ये किस प्रकार से रहेगी। चाइल्ड एजुकेशन, बैंकिंग, जुडिशरी, स्पिरिचुअल पर्सन, बिजनेस, वुमन, इनके ऊपर इम्पैक्ट अवश्य ही रहेगा। तो किस प्रकार से रहेगा? देखिए, अष्टम भाव में गुरु का होना, और D30 में भी गुरु अष्टम भाव में विराज। तो टॉपिक ही है हमारा अष्टम भाव में गुरु और थ्रेड्स। देखिए, लग्नेश रवि षष्ठ भाव में सन सैटर्न कंजंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, जुपिटर अष्टम भाव में, तो ये थ्रेड्स को अवश्य ही इंडिकेट करता है। तो क्या? तो देखिए, नेचुरल डिजास्टर अवश्य ही हो सकते हैं इस दौरान, और स्पिरिचुअल प्लेसेस पर। तो इसलिए जो जोशी मठ का अभी चल रहा है वहां पर प्रिकॉशंस लेना आवश्यक ही है। इस प्रकार से जो डिजास्टर्स होते हैं तो ये हमें देखने को मिल सकती है इस दौर। वेदर की कंडीशंस भी बहुत ही वोलेटाइल रह सकती है। कुछ वेदर में अवश्य ही बहुत सारे उतार चढ़ाव हम इस दौरान महसूस करते हैं। यानी कि जो बारिश होती है वो भी हमें इस दौरान देखने को मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर का मीना जल तत्व की राशि में होना कहीं ना कहीं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पानी के आसपास या नदियों के आसपास की जो प्लेसेस है, या कुछ ऐसे प्लेसेस जो कि जल के आसपास आते हैं, खासतौर स्पिरिचुअल प्लेसेस, उनके बारे में चर्चाएं हमें न्यूज में अवश्य ही देख। और जो जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस है या स्पिरिचुअल, जैसे उत्तराखंड में चाहे जोशीमठ हो या कहीं ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस, इसके बारे में भी हमें चर्चाएं न्यूज में हमें अवश्य ही
देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस दौरान कहीं ना कहीं तो इस दौरान क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस दौरान जो स्पिरिचुअल चीजें हैं या स्पिरिचुअल सेक्टर है, इसके बारे में भी न्यूज में बहुत सारी चर्चाएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर का अष्टम भाव में विराजमान होना ये इंडिकेट करता है कि स्पिरिचुअली इट्स नॉट गुड। स्पिरिचुअल सेक्टर के लिए देखिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस, देखिए स्पिरिचुअल गुरुज और बिजनेस गुरु होते हैं, वो भी चर्चाएं में इस दौरान अवश्य ही रहेंगे। देखिए, स्पिरिचुअल गुरुज को भी देखिए स्पिरिचुअल गुरुज को भी क्षमा चाहता हूं, देखिए यहां पर देखिए, तो हाँ यहां पर देखिए, जुपिटर इन द 8th हाउस एंड थ्रेड्स, तो ये जो है, ये स्पिरिचुअल प्लेसेस, स्पिरिचुअल गुरु, बिजनेस लीडर्स, बैंकिंग, जुडिशरी सिस्टम, चाइल्ड और एजुकेशन के लिए ये उतना बढ़िया नहीं। तो इसलिए नेचुरल डिजास्टर आपको इस दौरान अवश्य ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का अष्टम भाव में होना ये कहीं ना कहीं तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट अवश्य है। तो स्पिरिचुअल लीडर्स भी नकारात्मक चर्चाओं के या नकारात्मक चीजों के लिए चर्चा में अवश्य ही न्यूज में बने रहे इस दौरान। दूसरी चीज है, स्पिरिचुअल प्लेसेस भी इस दौरान चर्चा में रहे। तीसरी चीज, बिजनेस जो पर्संस होते हैं या बिजनेस लीडर्स हैं, वो भी इस दौरान चर्चा में रहे, या फिर स्पिरिचुअल या बिजनेस लीडर्स के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है उनके हेल्थ के लिए। तो उनकी हेल्थ के बारे में भी हम चर्चाएं इस दौरान हमें सुनने को मिलेगी, खासतौर पर बिजनेस लीडर्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग और जो हमारी न्याय व्यवस्था है, इनके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं तो इस दौरान हम चर्चा सुनेंगे। देखिए, बैंकिंग के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज इस दौरान अवश्य ही देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, वो भी इस दौरान चर्चा में रहेगी। कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं या न्याय व्यवस्था के कुछ निर्णय सोसाइटी में डिस्कस या न्यूज में अवश्य ही चर्चित हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उसमें भी ये समय उसके लिए भी उतना बढ़िया नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो ये समय स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल प्लेसेस के लिए, स्पिरिचुअल गुरु के लिए, बिजनेस लीडर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और जुडिशरी सिस्टम यानी कि न्याय व्यवस्था के लिए उतना बढ़िया नहीं है। दूसरा, चिल्ड्रन और एजुकेशन, तो ये समय क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव में है, इसका मतलब, और वो भी फिफ्थ लॉर्ड अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं तो एजुकेशन सेक्टर में भी हमें उतना बढ़िया वातावरण नहीं मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम में भी उतनी जो जो एक उन्नति चाहिए, वो हमें इस दौरान नहीं देखने को मिली। एक जो चिल्ड्रन या स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है, वो भी इस दौरान कम रह सकता है। दूसरा, चाइल्ड के लिए ये समय उतना बढ़िया नहीं है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो थ्रेड्स अवश्य है। थ्रेड्स किस बारे में है? तो थ्रेड्स है नेचुरल डिजास्टर, वेदर, स्पिरिचुअल प्लेसेस को, स्पिरिचुअल लीडर्स या बिजनेस लीडर्स को भी, बैंकिंग, जुडिशरी, चाइल्ड एजुकेशन, इनके लिए ये समय थ्रेट हो सकता है। इनके समय में ये समय उतना बढ़िया नहीं माना। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक डिस्कस किए। तो देखिए, यहां पर हमने देखा फाइनेंस, फाइनेंस में देखा शेयर मार्केट, प्राइसिंग, बैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, फ्रॉड एंड लॉस ऑफ मनी, किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले 4 मंथ के दौरान। फिर हमने देखा पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक, फॉरेन पॉलिसी को। फिर हमने मरन आर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखा, स्पोर्ट को देखा और जुपिटर थ्रेड्स को देखा, क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव में है। तो क्या थ्रेड्स हो सकता है, ये भी हमने जाना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 4 मंथ का समय
कहीं ना कहीं तो संघर्षपूर्ण रहेगा। खास तौर पर फाइनेंशियल जो डिसीजंस है वो कहीं ना कहीं तो रॉन्ग जा सकते हैं सोसाइटी के। ग्रीडीनेस बढ़ सकता है और जिस कारण फाइनेंशियल लॉसेस एक ग्रुप में हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक साथ पैसा लॉस हो जाए, ये भी हो सकता है। स्पोर्ट के लिए अच्छा रहेगा ये समय, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए उतना बढ़िया नहीं रहेगा, और पॉलिटिकली ठीक ठाक रहेगा। फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थ्रेड्स के लिए, अगर थ्रेड्स के नजरिए से देखा जाए तो स्पिरिचुअल प्लेसेस या नेशनल डिजास्टर्स कुछ प्लेसेस पे अवश्य ही हो सकते हैं। और दूसरी, स्पिरिचुअल लीडर्स या बिजनेस जो लीडर्स होते हैं उनके लिए भी ये समय इतना बढ़िया नहीं, तो इन लोगों ने बच के रहना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर के लिए भी ठीक ठाक है, चाइल्ड के लिए भी, चिल्ड्रंस इनके लिए भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये समय संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन फिर भी हमें सकारात्मक रह के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे विदा दीजिए, फिर लौटेंगे हम कोई नए विषय को लेकर। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।